हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 9। एक सेकेंड रुकिएगा बस, पता नहीं है क्या हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का आज पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज क्लास 10th साइंस 1, मतलब केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और कल के सेशन में हम इसे ख़त्म कर देंगे। कल मतलब परसों का सेशन, उसके अंदर हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और आज के सेशन का एजेंडा फर्स्ट इज हमें अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और 3 तरीके के सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो 4 टाइप सीखे थे, कौन से थे वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला था हमारा जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर था उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 4 टाइप्स हमने सबसे पहले सीखे थे। ठीक है, उसका एक ग्रुप। फिर उसके बाद हमने और 2 टाइप सीखे, एक था एक्सोथर्मिक, एक था एंडोथर्मिक, वो उसका एक अलग ग्रुप। और आज हम तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन और एक है रिडॉक्स। ये इसका अलग ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब इंटर रिलेटेड है। आप अगर इंटर रिलेट करोगे इनको तो उल्टा आपको और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इसीलिए आप अभी सिर्फ इन 3 टाइप्स के बारे में ही सोचना, बाकी सारे टाइप अभी के लिए भूल जाना। ठीक है, और सेशन को लाइक ना किया हो तो कर देना, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो जरूर कर लेना, द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, क्लास 9 एंड 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। Many types of substances give reactions called oxidation and reduction. Let us learn more about these reactions. Now let us understand. आपको ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए ये 4 रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 20, 21, 22 और 23, ये 4 केमिकल इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल देना है तो ये चारों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज a good example. So in the reactions 20 and 21, a reactant combines with oxygen, whereas in 22 and 23, hydrogen gas is removed from the reactant. All these are examples of the oxidation reaction. तो अगर आप इक्वेशन 20 और इक्वेशन 21 देखें, 20 में आपको दिया है 2 mg मैग्नीशियम प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसने कंबाइन किया, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है सी कार्बन, उसके बाद है ऑक्सीजन O2, और दोनों ने कंबाइन करके बनाया CO2। ठीक है, इसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है। ठीक है, और अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, MgH2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इस MgH2 से आपका बना है Mg प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऊपर का एरो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल गई। ठीक है, एज अ क्या कहते हैं उसे, वो एज अ गैस वो निकल गई उसमें से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं CH3CH3, जिसे हम C2H6 कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन उसमें से रिलीज हो गए, मतलब इसने हाइड्रोजन गैस अपने अंदर से निकाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्शंस में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और 2 रिएक्शंस में हाइड्रोजन निकल गया। सो व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड और हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देख लीजिए जो आपको एग्जाम में लिखनी है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called oxidation reaction. तो यहाँ क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा या तो हाइड्रोजन को लूज करेगा, हाइड्रोजन अपने अंदर से दे देगा, और इससे प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन में तो एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दोनों होने चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा है टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना आसान सा डेफिनेशन है इसका। ओके, एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड, उसके अंदर हमें दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
अब देखिए, सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है, तो उसके अंदर तुम्हें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, उसके सिवाय तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसी कई कई जगहों पर क्या कहते हैं, ऐसी एक कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इक्वेशन 24 देख लीजिए, इसके अंदर आपको दिया है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है, जिसे हम C2H6O ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप K2CrO7 और H2SO4 मतलब पोटेशियम, K2Cr मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक। हमारे पास रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में हमारे पास दो ऑक्सीजन है, दिखे क्या दिखे? तो यही तो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन है, तो उसमें से हाइड्रोजन भी निकल गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है उसे कराने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, या फिर कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Here, the acidic potassium dichromate, oh sorry, potassium permanganate is different. This is potassium dichromate. I am so sorry. तो देखिए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, it makes the oxygen available for the oxidation of the reactant ethyl alcohol. Such chemical substances which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidants or oxidizing agents. Definition, ठीक है, द केमिकल सब्सटेंसेस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, जो ऑक्सीजन अवेलेबल करके देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए, उन्हें हम ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको बड़े बड़े जो आंसर्स रहते हैं, या फिर सिंपल सी बात है, अगर आपको एक रिएक्शन दिया है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है वो पूछा है, तो वो भी बताने आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन एक अलग रिएक्टेंट पे होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। देखिए और एग्जांपल्स देखने ही वाले, उसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन पहले हम ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक ऑक्सीडेशन कराने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। K2CrO7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, KMNO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 मतलब वापस सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए जोड़ी है, मतलब या तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर तुम क्या करो, ये पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करो, कोई भी एक जोड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड केमिकल, सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O यूज्ड एज माइल्ड ऑक्सीडेंट। माइल्ड ऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जब ऑक्सीडेशन कराते से स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं, ऐसे रिएक्शन में हम माइल्ड ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फिर ओजोन is oxygen is generated by chemical oxidants and it is used for the oxidation reaction. अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह क्या होता है वो भी हम देखने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए जो ओजोन है वो ओजोन टूट कर एक ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 एक मॉलिक्यूल देगा और इसके साथ साथ एक O देगा। अब इस O को हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ स्टेट prior to the formation of the oxygen molecule. It is the reactive form of oxygen and is represented by writing the symbol as bracket O. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का रिएक्टिव फॉर्म है, मतलब ऑक्सीजन एक्चुअली वे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि O2 का जो फॉर्म है ये पहले से ही क्या कहते हैं स्टेबल रहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का
ऐसा वाला फॉर्म हो तो उसके पास कुछ वैलेंसी है अपनी, उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करना होता है। तो रिएक्टिव फॉर्म है ये ऑक्सीजन का, मतलब ये रिएक्ट कर सकता है, और ये रिएक्ट करने से पहले इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है इसे, ठीक है, और इसे बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखिए ओजोन क्या करेगा, अपने अंदर से एक नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा और बचा उसके पास O2। फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर लीजिए, तो H2O2 है, वो अपना एक O निकाल देगा नेसेंट ऑक्सीजन, और बाकी का बच जाएगा H2O, ठीक है। फिर K2CrO7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लो, प्लस 4H2SO4, उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट्स में मिलेंगे K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखिए माइल्ड ऑक्सीडेंट और क्या कहते हैं उसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इसमें फर्क इतना ही होता है कि जो माइल्ड ऑक्सीडेंट है वो अपने अंदर से एक एक ही नेसेंट ऑक्सीजन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन, ये दोनों माइल्ड ऑक्सीडेंट है, उसमें से एक एक ही नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें से ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन निकल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला केस था, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला केस था, उसके अंदर हमारे पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आते हैं, जबकि जो पोटेशियम परमैंगनेट वाला केस है उसके अंदर हमारे पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आते हैं। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाने वाला है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको आगे जाके इसकी स्टडी में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है यूज और ब्रेन पावर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज द ऑक्सीडेंट यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जो पीने का पानी होता है उसका प्योरिफिकेशन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए क्लोरीन इज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है, ये एक ऑक्सीडेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है। वो क्या करता है, अगर पानी में कोई भी मेटल वगैरह प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल गलती से उसके अंदर जिंक प्रेजेंट है, जिंक इज हार्मफुल, करेक्ट, तो अगर क्लोरीन उसके अंदर डालेंगे तो वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो वो उस मेटल के साथ पट से रिएक्ट करके उस मेटल को अपने सॉलिड फॉर्म में बना लेगा जो कि पानी के साथ इनसोल्यूबल है। फिर उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करके फिर वो साफ पानी मिल जाता है आपको, ठीक है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया है स्विमिंग पूल में अगर आप गए हैं तो स्विमिंग पूल के जो पानी होता है उसमें से एक टिपिकल बास आती है, ठीक है, एक टिपिकल सी स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लोरीन मिला हुआ रहता है, ठीक है, और उस क्लोरीन की वजह से वो पानी साफ रहता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल of you. Next is why is potassium permanganate used during cleaning water tanks? तो वाटर टैंक जब साफ करते हैं, ठीक है, पानी की टाकी जिसे हम कहते हैं, तो तब हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वही चीज है। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री ट्रीटमेंट मेथड that oxidizes dissolved iron, manganese and hydrogen sulfide into solid particles that are filtered out of water. It can be also used to control iron bacteria growth in wells. तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेंट है, वो मेटल्स के साथ जाके रिएक्ट करेगा और उनसे इनसॉल्यूबल फॉर्म बनाएगा। इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ऐसे सॉलिड फॉर्म बनाएगा, जिसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं। तो ये फॉर्म करने में वो मदद करेगा। और कौन से मेटल हो सकते हैं, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि हार्मफुल है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है गलती से वेल के अंदर, वेल मतलब हमारी जो कुआं रहता है उसके अंदर अगर बैक्टीरिया ग्रोथ है उसको भी कम करने में पोटेशियम परमैंगनेट मदद करता है। अच्छा, और कुछ समझना है अभी। वी हैव सीन जस्ट नाउ दैट पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। अभी अभी देखा ना कि पोटेशियम परमैंगनेट भी एक ऑक्सीडेंट है। नाउ हैव अ लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए, 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4 gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 thrice plus 8 H2O। ये आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन 25 दी हुई है, ठीक है। नाउ विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एक KMNO4 है जिसे हम कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यस, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये दोनों हम ऑक्सीडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड है FeSO4, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जो FeSO4 आपको दिख रहा है, ये FeSO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो ऑक्सीडेंट है ना, बाकी दोनों तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। H2SO4 और KMNO4 आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो बचा क्या फिर, FeSO4, तो ऑफ कोर्स FeSO4 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, FeSO4 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू Fe2SO4 थ्राइस। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, ये देखिए इससे ये बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, 5Fe2SO4 थ्राइस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। लेट अस नाउ सी हाउ दिस कन्वर्जन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह तो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ये हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑक्सीजन ऐड हुआ हुआ तो दिख नहीं रहा, ठीक है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे ऐड हुआ हुआ दिख नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हमारा 2FeSO4 और उससे हमारा बना Fe2SO4 थ्राइस। इसको हम आयोनिक रिएक्शन लिखते हैं। आयोनिक रिएक्शन का मैंने आपको मतलब समझा हुआ है कि जब हम आयोन्स लिखते हैं उसके, कि क्या कैसे किस तरीके से आयोन बने हैं। तो देखिए जो FeSO4 है उसके अंदर जो आयन है, ठीक है, मतलब जो फेरस है वो 2+ में है, मतलब आयन की वैलेंसी 2 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसने क्या किया है यहाँ पे 2+, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसको, SO4 को, जो कि 2- है। SO4 को 2- कहा जाता है, मतलब SO4 के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इसीलिए इन दोनों का हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। और जो राइट हैंड साइड पे आपको Fe2SO4 थ्राइस दिख रहा है, तो जब Fe2 लेते हैं, ठीक है, मतलब 2Fe जिसे हम कहते हैं, तो 2Fe के अंदर हमारे पास वैलेंसी 3 होती है, 3+, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काबिल है। और यहाँ पे जो 3SO4 है, 3SO4 अभी भी 2- पे ही रहता है, मतलब ये भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्क क्या हो गया, यहाँ पे नेट चेंज हमें देखना है। नेट चेंज मतलब बाकी सारी चीजें तो सेम है, फॉर एग्जांपल अब SO4 2- SO4 2- ये तो सेम रहा, लेकिन नेट आयोनिक रिएक्शन यहाँ पे हमें मिली कि पहले Fe2+ था, अब Fe3+ हो गया, ठीक है, मतलब फेरस का फेरिक बन गया। अब ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ उससे हमें क्या पता चलता है, दिस नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन ब्रॉट बाय KMNO4। तो जो KMNO4 मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट था, इसने किस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया है ये हमें इससे पता चलता है, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, बाकी चीजें तो चेंज ही नहीं हुई, यहाँ पे तो एज इट इज रह रहा है ना। SO4 का तो आयोनिक रिएक्शन 2- रह रहा है, लेकिन जो यहाँ पे नेट बचता है, नेट मतलब बाकी सारी फालतू चीजें हटाकर जो हमारे पास बचता है उसे हम नेट कहते हैं। तो यहाँ पे नेट आयोनिक रिएक्शन बचता है हमारे पास कि 2+ का 3+। अच्छा 2+ का मीनिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना, 3+ का मीनिंग होता है 3 इलेक्ट्रॉन देना। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मींस इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। When ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased by 1 unit. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. ठीक है, तो जब प्लस चार्ज बढ़ता है इसका मतलब माइनस चार्ज कम हो रहा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। From this we understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing 1 or more electrons. तो बात समझ में आई आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीडेशन है उसकी एक नई डेफिनेशन मिल रही है, जो कि है कि ऑक्सीडेशन हमेशा ऐसा ही नहीं है कि ऑक्सीजन ऐड ही होगा, हाइड्रोजन चला ही जाएगा। देखिए वहां पे हमें ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन नहीं दिखा इसके अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन तब भी होता है जब ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, तो भी हम इसे ऑक्सीडेशन
कह सकते हैं, ये हमें इस चीज से पता चल रहा है। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर हमने जो लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें आपको क्वेश्चन दिया होता व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें हमने आंसर लिखा था गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स का आपको अभी आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन का पार्ट खत्म होता है। तो अब एक एक्टिविटी देखते हैं, लुक एट द केमिकल इक्वेशन 6। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन 6 दे के रखी है मैंने। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इन विच वनस्पति घी इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है, सीधे सीधे ऐड हो रहा है, तभी तो वनस्पति घी बना। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन द वेजिटेबल ऑयल कंबाइंस विथ हाइड्रोजन एंड दस इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए क्या है यहाँ पे, याद कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, बहुत काम आने वाला है। द केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन गेन करता है, उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। Similarly, the reaction in which a reactant loses oxygen to form the product is also called reduction reaction. तो अगर एक रिएक्शन है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन दान करता है, उसे भी हम रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। अब इसे देखिए याद कैसे रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन राजा है। ठीक है, ऑक्सीजन राजा है। अगर ऑक्सीडेशन गेन होता है, ऑक्सीडेशन मिलता है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। और अगर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन यहाँ पे लूज होता है, ऑक्सीजन चला जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बिल्कुल उल्टा है। ऐसे आप याद रखो, ठीक है, कि अगर आपको पता है कि आपको अगर पता करना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मिलता है, तभी हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो गेनिंग ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन का उल्टा होना चाहिए, हाइड्रोजन जाना चाहिए। सो लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी कैसे याद रखना है वो। अब देखिए तो आपको समझना है, सिमिलरली द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी पता कर लेते हैं। द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो सब्सटेंस रिडक्शन करा रहा है, उसे हम कहते हैं रिडक्टेंट या फिर कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3 बना रहा है यहाँ पे 2Fe। ठीक है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट, उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ जाके बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम हो गया आपका रिडक्टेंट, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम नहीं होता तो ऑक्सीजन कहीं जा नहीं पाता, तो इसीलिए एल्यूमिनियम की वजह से ये रिडक्शन हो रहा है, और इसलिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देखे रखे, कैन यू टेल में व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड अ रेडिश कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड। आई एम सॉरी, आज के प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इमेजेस नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल पार्ट था कि मुझे भी पहले काफ़ी रिसर्च करना पड़ा, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप समझ के ले लीजिए। तो देखिए, जब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, उसके ऊपर से आप हाइड्रोजन गैस पास करते हो, तब क्या होता है, एक रेडिश कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर, अभी कॉपर कैसा होता है आपको पता है ना, रेडिश कलर का रहता है, वो फॉर्म हो जाती है। और इसका रिएक्शन ऐसा है कि CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस, गिव्स Cu मतलब कॉपर प्लस H2O मतलब वाटर। इक्वेशन 26 दी हुई है। नाउ विच इज द रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिडक्टेंट कौन सा है, देखिए इसके अंदर पहली चीज तो रिडक्शन हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोजन होता ही नहीं,
ठीक है, हाइड्रोजन अगर होता ही नहीं तो हाइड्रोजन कैसे ऐड करते? तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन ही रिडक्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रिडक्टेंट है, तो जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसे हम रिडक्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, एंड विच रिएक्टेंट हैज अंडरगॉन रिडक्शन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, राइट। अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। ठीक है, उसमें से कॉपर सॉरी सॉरी उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, इसलिए हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो रिडक्शन किसके साथ हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हुआ है। और किसकी वजह से हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, वो ऑक्सीजन को उसके पास से लिया है, नहीं तो फिर वो ऑक्सीजन उसके पास से नहीं ले पाता। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर वॉट एवर आई एम डूइंग। और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमें रिडॉक्स भी कंप्लीट करना है। सो इन दिस रिएक्शन एन ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, which means that reduction of copper oxide takes place, whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and water is formed, meaning oxidation of hydrogen takes place. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हो रही है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि दो चीजें हो रही है। अब ध्यान से सुनिए कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन एटम गोज अवे फ्रॉम ये कॉपर ऑक्साइड, राइट, उसमें से ऑक्सीजन एटम जा रहा है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। वेर एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स अप ऑक्सीजन एटम एंड वाटर इज फॉर्म्ड, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को ले रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। करेक्ट, उसको ऑक्सीजन मिल गया, इसलिए हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या देखने को मिलता है, Thus, oxidation and reduction reactions occur simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ, तो oxidation reduction दोनों एक साथ हो रहे हैं। The reductant is oxidized by the oxidant and the oxidant is reduced by the reductant. अरे बाप रे क्या confusing। ध्यान से सुनिए, जो reductant है मतलब जो reducing agent है, उसको ऑक्सीडेंट की वजह से मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसका उस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से रिडक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आई ना बात। सो ड्यू टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अ सिंगल टर्म रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द टू टर्म्स। तो दोनों जब एक साथ होते हैं तब उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन का रिड प्लस ऑक्सीडेशन का ऑक्स हो गया रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसे हम कहते हैं जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ का, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। तो एकदम ध्यान से सुन लो, ये नई चीज है। Lots of light and heat released is equal to chemical reaction. This is a thermite reaction which is also a redox reaction. देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर एल्यूमिनियम में आप आयरन ऑक्साइड डालते हैं Fe2O3, ठीक है, एक्चुअली आयरन ऑक्साइड नहीं कहना चाहिए, ठीक है, फेरस ऑक्साइड कहना चाहिए। तो ये जो एल्यूमिनियम है उसके साथ आप फेरस ऑक्साइड ऐड करते हो, तब आपको यहाँ पे हमें अलग से Fe और Al2O3 हमें मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी लाइट, बहुत सारी हीट निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2O3 का Fe बन रहा है, इसका मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन चला गया, इसका मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, इसलिए हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Al है, जो एल्यूमिनियम है, उसका बना है Al2O3, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन गेन कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं जो Al है ये क्या है, ये है हमारा रिडक्टेंट, क्योंकि अगर Al नहीं होता तो इसका रिडक्शन नहीं हो पाता, ये O3 उधर जाता ही कैसे ना अगर Al ही नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है हमारा रिडक्टेंट। और ये जो Fe2O3 है ये क्या है, ये है ऑक्सीडेंट, मतलब Fe2O3 की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Al का। समझ में आ गई बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। अब आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, अब उनमें से रिडक्टेंट कौन सा, ऑक्सीडेशन कौन सा, देखिए बड़ा आसान है। ठीक है, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट कौन सा ये आपको पता करना है। पहली चीज देखिए,
आपको दिया है H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस 2H2O। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, H2S का बना H2O, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ, ऑक्सीजन मिला, जबकि SO2 का बना S, इसका मतलब उसने ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर इसने ऑक्सीजन दिया है तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है इसकी वजह से, तो 2H2S हो गया हमारा रिडक्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर 2H2S नहीं होता तो ऑक्सीजन देता कहाँ से, ठीक है, SO2 ऑक्सीजन देता किसे, तो इसीलिए इसको जो रिडक्शन हो रहा है, SO2 का जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि H2S जो है वो ऑक्सीजन को ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए H2S क्या हो गया, ये हो गया रिडक्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे उल्टा दूसरी चीज ये है कि H2S का H2O बना, H2S ने क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन गेन हुआ। तो जब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, तो SO2 की वजह से ही तो हुआ। अगर SO2 ऑक्सीजन ही नहीं देता तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो पाता, तो इसीलिए SO2 क्या है यहाँ पे, SO2 है ऑक्सीडेंट, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और सेकंड वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, या फिर एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया, सेकंड वाला भी मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, और फर्स्ट वाला होमवर्क मैंने आपको बता दिया ओरली क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ऑक्सीडेंट कौन सा है, रिडक्टेंट कौन सा है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते, और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज मेंट बाय रिडक्शन। अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन में ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो लूज होता है, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है, मतलब ये उल्टे है। तो अगर ऑक्सीडेशन में लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो रिडक्शन में गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। करेक्ट, सिंपल बात, उल्टी चीज है। सो रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दस एंड दस गेनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो मतलब माइनस का साइन बढ़ा रहे हो ना, इसीलिए गेनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज कहा गया है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस बाय रिडक्शन ऑफ Fe3 प्लस बाय मेकिंग यूज ऑफ द सिंबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E माइनस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऐसे आपको लिखना है इसका आंसर। देखिए ये सिंपल बात है एकदम। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जितना ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। देखिए Fe3 प्लस था, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए हुए, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो उसका क्या हुआ, Fe2 प्लस बन गया, मतलब उसने अब 2 ही इलेक्ट्रॉन दान किए हुए, एक उसको वापस मिल चुका है। करेक्ट, इतना सिंपल बात है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी डाउट आ रहा हो लाइव चैट में या कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। अब ये एक अच्छी ट्रिक है इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। हियर आर 2 वेज टू रिमेंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को याद करने के लिए पहला तरीका है कि ऑयल रिग, ऐसे आप 2 शब्द याद कर सकते हैं। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, एंड रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला तरीका। या फिर लियो द लायन, लायन का एक्चुअल ग्रीक भाषा में लायन को लियो कहते हैं, तो लियो द लायन सेज ग्रर। ठीक है, तो यहाँ पे लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और गर का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जिससे कि आपकी और अच्छी स्टडी हो जाए। तो देखिए जो Cr2O7 है, ठीक है, Cr2O7 इसने क्या किया, यहाँ पे Cr बनाया, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। जबकि आप SO3 को देखो, इसने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया है और SO4 बनाया है। राइट, यहाँ पे क्या हुआ है, SO3 था, SO3 में एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तभी तो SO4 बना। तो जब गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर आप ऑक्सीडेंट देख लीजिए, ऑक्सीडेंट मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर आप रिडक्टेंट की बात करें तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन इसका हुआ, तो इसका मतलब रिडक्टेंट ये होगा, इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गई बात, इजी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं।
Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. दिस इज एक्चुअली आप देख सकते हैं कि जो Zn है उसका ZnCl2 बना है और जो 2HCl है उसका H2 बना है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर आपको एक चीज, एक मिनट कुछ गलत है। दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे नहीं, दिस इज ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है यार, इसे छोड़ दो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी देके रखा है, ठीक है, इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है, इसको काट दो, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इस डायग्राम को आप बाद में ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके ओके ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ एग्जाम्पल में कि जो हमारे पास था C8H18 उससे बना CO2। यहाँ पे क्या हो गया, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का दान हो गया, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। जबकि यहाँ पे 25 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हुआ है, तो इसका मतलब इसे हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। और उसी के साथ साथ आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 O2 है, इसका मतलब यहाँ पे 50 ऑक्सीजन एटम्स है, जबकि यहाँ पे 18 O है, मतलब 18 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ये आपको सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थिंक अबाउट इट। आपको एक सोचने को बोला है, वैसे हम ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभिनव को, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा और सोचने का है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, कुछ एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लो, ध्यान से समझ लो, या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस का साइन कम होता जा रहा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और माइनस कम हो रहा है मतलब प्लस बढ़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे आप याद रखो, ठीक है, आपको लॉजिक लगा के चीजें याद रखनी है। एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का साइन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस साइन ज्यादा बढ़ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन बढ़ रहा है मतलब, और अगर माइनस बढ़ रहा है मतलब प्लस कम हो रहा होगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। इतना सिंपल लॉजिक आपको बस ऐसे याद रखना है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने भले ही एक्चुअली में गलत दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, ये इस साल नहीं, आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाई जा सकती है, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अब एक बार यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने आपको एक टेबल दी हुई है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में इसका अच्छे से एक बार रिविजन कर लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फटाक से। ठीक है, ले लिया। चलिए, और एक चीज है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो उसका भी आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। सो दिस इज द, मतलब आपको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करना दोस्तों, अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट। अभी के अभी कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना अभी के अभी लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस देखे रखे हुए हैं। एंड इफ यू वांट एनटीएससी नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। सो यू कैन ईमेल मी ओवर ईयर, तो मैं आपको रिप्लाई में वो सब भेज दूंगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ओवर ईयर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर 360 सब्सक्राइबर्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, बाय बाय।